हाँ हेलो अंशुल, आर यू लिसन मी? अंशुल, Yes, sir. Yes, आवाज sir. पहुंच रही है आवाज क्लियरली? Yes, sir. Clear. ओके। अर्पित छिपा, अर्पित Yes, sir. कपिल सोमानी। यस सर। ओके। हर्षित राठौर, हर्षित आर यू लिसन मी? ओके बेटा, ओके। राहुल जोशी, राहुल, मिस्टर राहुल। यस सर। ओके। तो नकल ज्वाइंट समझ में आई थी आप लोगों को? नकल का सॉरी, क्वार्टर ज्वाइंट। क्वार्टर ज्वाइंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझ में आया था आपको? कैसे कैसे मैंने लिया था बताओ, राहुल बताओ। राहुल, राहुल, राहुल जोशी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ राहुल, यस सर। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वार्टर ज्वाइंट में क्या क्या समझ में? पहले बताओ फेलियर कहाँ कहाँ होगा? पिछली वाली क्लास ली नहीं थी सर। क्यों नहीं ली थी? कैसे पास होगे बताओ, कैसे पास होगे? मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, न्यूमेरिकल ही आते हैं इसमें, थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी बहुत 20-25 नंबर की आ जाएगी। 160 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, टोटल पेपर बनेंगे, जिसमें से 120 नंबर के तो आपके न्यूमेरिकल ही आएंगे। न्यूमेरिकल ही बनते हैं बेटा इसमें, ध्यान रखना। पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। ये बैक लेके चलना साथ में आगे की तरफ। क्लास क्यों छोड़ देते हो? सुबह सुबह क्या कहीं चले जाते हो क्या? इन्विटेशन मिल जाता है सुबह सुबह आपको? नहीं, वैसे अगर बोरिंग क्लास लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको पीपीटी ऑन कर लो, सर बता रहे हैं देखते रहो, क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो अच्छी तरह से। कोई जरूरी नहीं होता है कि एक न्यूमेरिकल के सारे पोर्शन समझ में आने लगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। देखो सबकी बात है, अपनी ही बात नहीं है, ठीक है ना? तो होता है कभी कभार बोरिंग होने लगता है, बट ये है कि आप क्रॉस सेक्शन पता नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। अब थ्योरी वाला जो पार्ट मैंने पढ़ाया वो सारा थ्योरी था पीछे। अब देखो ये नकल ज्वाइंट स्टार्ट हो रहा है, इसका न्यूमेरिकल आता है 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वार्टर का, 20 नंबर नकल का, तो दोनों मिला के 40 नंबर हो गए। 20 नंबर की थ्योरी आ जाएगी तुम्हारी, 60 नंबर। अभी न्यूमेरिकल आगे बहुत न्यूमेरिकल है, भर भर के न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तो पार्टिसिपेंट 15 ही है, ठीक है ना? देखो आप अगर पूछोगे नहीं, अगर आप देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको वेरीफाई भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वेरीफाई करने का मतलब ये है, अगर कोई चीज मिस्टेक है या कोई चीज समझ में नहीं आई, लगता है कि हाँ ये चीज दिक्कत है, यहाँ पे पूछना चाहिए, बट पूछना ही नहीं है यार। टीचर ही ऐसा बताएगा ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा देता है? कोई नहीं, वो तो बाद में समझ में आती है लोगों को। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो नकल ज्वाइंट, क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में पढ़ लिया हमने, नकल ज्वाइंट के बारे में पढ़। ये भी क्या है, दो शाफ्ट को जोड़ा जाता है, ये भी एक ऐसा मतलब कि ज्वाइंट है जिसमें दो शाफ्ट को जोड़ी जाती है। देखो जो क्वार्टर ज्वाइंट था उसमें क्या था, कंप्रेशन और टेंशन दोनों था। क्वार्टर ज्वाइंट में कंप्रेशन और टेंशन दोनों था, बट यहाँ पे केवल टेंशन रहेगा नकल ज्वाइंट में। नकल ज्वाइंट इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स, जैसे एक रॉड ए है, दूसरा रॉड ए है, इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ऑलवेज ये दोनों फोर्स, दोनों शाफ्ट क्या होंगे, टेंसाइल में होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो नकल ज्वाइंट में ऑलवेज क्या होता है, टेंसाइल लोड लगता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी वगैरह में आ जाते हैं। द ज्वाइंट परमिट एंगुलर मिसअलाइनमेंट। एंगुलर मिसअलाइनमेंट का मीनिंग ये है कि डिफ्लेक्शन होगा, देखो रोटेट कर जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो राड है ना, लेफ्ट में भी चली जाएगी और राइट में भी चली जाएगी। यहाँ पे ज्वाइंट ऐसा है, ये आप देखो फिगर डायग्राम में मैंने यहाँ भी बनाया है, साइकिल का चेन है। साइकिल के चेन में क्या करोगे आप, फोर्स लगाओगे नीचे से तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो साइकिल की चेन में एंगुलर, इधर ही पड़ी साइकिल के जो चेन होते हैं उसमें भी नकल ज्वाइंट की तरह, नकल ज्वाइंट ही यूज करते हैं, माना जाता है एक तरह से, ठीक है ना? देखो
अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहला रॉड जो इधर वाले डायग्राम में आते हैं, देखो यहाँ पे ये रॉड है, इस रॉड के साथ ये वाला पोर्शन लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं वन आई एंड, एक ही आंख है इसकी, ठीक है ना। ये दूसरा है, ये रॉड है, इसके साथ दो आई लगी हुई है, ऊपर रेड है नीचे रेड है, ठीक है ना। इस तरह का आपने ज्वाइंट देखा होगा, डबल आई एंड कहते हैं या फॉर्क एंड कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के पास लाते हैं, तो इसका होल और इसका होल कोइंसाइड कर जाते हैं। उसके बाद एक पिन होता है, नकल पिन कहते हैं, इसे इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद इधर से कॉलर लगा देते हैं, इस कॉलर में देखो छोटा सा होल है, इसमें पिन लगा देते हैं, और यही होल इसमें भी होता है, सेम होल नकल पिन में। हेलो, आवाज आ रही है? तो देखो नकल पिन होता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो नकल पिन हो गया, ये पूरा इंसर्ट कर देंगे, एक कॉलर लगा देंगे, देखो इसका होल और इसका होल कोइंसाइड होगा, तो पिन क्या होगा, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो जाएगा। ट्रैक्टर में अक्सर देखा गया है कि ट्रैक्टर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है जिसपे लोग खड़े हो जाते हैं, हल्का सा जो पीछे की तरफ निकला होता है, जुताई के काम आता है, तो उस पोर्शन पे जब भी लगाया जाता है, कभी देखना पट्टी टाइप की रॉड होती है लगाई जाती है, तो उसमें इस तरह का ज्वाइंट होता है, उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, साइड में पिन लगा दी जाती है। तो पिन आपने नहीं देखा होगा किसी ने ट्रैक्टर में, जिसका ट्रैक्टर होगा उसे पता होगा पिन लगाई जाती है, उस तरह से पिन है। Yes, sir. हाँ अब देखो Yes, क्या, sir. हाँ जी, अब देखो क्या है, फेल्योर के चांसेस क्या है, या तो ये टूट जाए, पहला वाला ये वाला डायग्राम जो है इसमें ये नहीं टूटेगा, रॉड नहीं टूटता, रॉड टूटने की प्रोबेबिलिटी लास्ट में आती है, ठीक है ना, ज्वाइंट ही टूटते हैं अक्सर। अब देखो ये बीच से ऐसे टूट जाए, ऐसे इस तरह से, ऐसे भी टूट सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी टूट सकता है, डायग्राम में आगे बनाया हूं, ये दोनों फार्क टूट सकते हैं। तो दो तरह से टूटेंगे, पहला ये आई जो टूटेगा वो एक सीयर से भी टूट सकता है और टेंसाइल से भी टूट सकता है, तो सीयर एरिया और टेंसाइल एरिया चेक करनी है इसमें। दूसरे में इसमें भी सीयर से टूट सकता है और टेंसाइल से टूट सकता है, तो ये भी चेक करनी है। क्रशिंग भी आएगा, क्रशिंग और एरिया भी क्या होता है, उससे भी टूटता है, घिसने का काम होता है, घिस जाएगा। ये पिन है, पिन भी क्या होगा आपका, सीयर से टूटेगा, जैसे बीच से क्या होगा, ये ऐसे ही टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा, तो बिल्कुल बीच से टूटेगा। तो सीयर पिन में, अक्सर पिन में सीयरिंग ही होती है, जो पिन होते हैं बेंडिंग कम होता है, क्योंकि क्या होता है, रिजिडिटी क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो रिजिडली ज्वाइंट होंगे तो क्या होगा, पिन में सीयरिंग ही मैक्सिमम होता है, बेंडिंग बहुत कम होता है, बेंडिंग के एनालिसिस बहुत कम करते हैं। बेंडिंग का कभी कभार दिया होगा कि पिन में बेंडिंग होती है, तो कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। तो पिन पिन में जब भी बेंडिंग होता है, तो इस तरह से मान लो कोई पिन है, बीच में लोड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करता है, दो रिएक्शन आया, ऊपर से लोड आ जाता है पी, ये P/2 हो जाता है, और इधर P/2 हो जाता है, तो इस तरह से कैंटिलीवर बीम की तरह, कैंटिलीवर कह रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा बेंडिंग में नकल पिन। अब नकल पिन के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे आपको कुछ लिखना थ्योरी के बारे में। A knuckle joint may be readily disconnected for adjustment or repair. सीधी सी बात है, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, पिन निकाल लेंगे, बाहर हो जाएगा, नकल पिन बाहर हो जाएगा, और दोनों फार्क, जो फार्क है दोनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, रिपेयर कर लेते हैं। इट इज यूज मे बी फाउंड इन द लिंक इन साइकिल चेन, साइकिल चेन में, ठीक है। टाई रॉड, इसे टाई रॉड कहते हैं, ये ट्रसेस में लगे होते हैं, आप कभी जाओगे रेलवे स्टेशन पे, तो इस तरह के ट्रसेस में क्या होते हैं, रॉड इसे निकले होते हैं, नकल ज्वाइंट यूज करते हैं। देखो कई मल्टीपल रॉड लगे हुए हैं, मल्टीपल रॉड लगे हुए हैं, और बीच में क्या है, ये देखो एक फ्रेम टाइप का बनाया हुआ है, ऊपर वाले होल्डर से लगा हुआ है, ये तो पूरा फिक्स ज्वाइंट है, कहने का मतलब इसमें थ्रेड बने हुए हैं इस वाले में, और इसमें थ्रेड बने हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है, साइड में जो दिया हुआ है, ये देखो ये नकल ज्वाइंट है, ये घूम सकता है, ये वाला रॉड क्या है, लेफ्ट में भी जाएगा राइट में भी जाएगा, तो एंगुलर मिसअलाइनमेंट इसमें हो सकता है, ठीक है ना, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन होगा ऐसे ही। और दिया हुआ है बॉल्व रॉड ज्वाइंट, तो बॉल्व रॉड ज्वाइंट इसमें दिया हुआ है, नीचे डायग्राम तो कब समझ में आएगा। इसमें कुछ तरह के देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये ज्वाइंट जो बनता है आपका नकल ज्वाइंट बनता है, ये समझ में कम आएगा, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ रही है। नकल ज्वाइंट ट्रैक्टर में देखा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना, ट्रैक्टर में मैंने देखा है। कुछ इसके क्रॉस सेक्शन है फेल्योर के, उसे भी देखते हैं।
देखो कुछ ये पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, इन्हीं की एनालिसिस करनी है हमें। तो ये तो शाफ्ट की डाया हो गई, इधर भी शाफ्ट की डाया हो गई। अब देखना ध्यान से, ये सिंगल आई हो गया, ये वाला नहीं अंदर जो है, तो ये वाला सिंगल आई हो गया। ठीक है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू फ्रंट से देखा है इसने। आप फ्रंट से देखोगे तो ये मिलेगा, साइड से देखोगे तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, ये साइड व्यू है या टॉप व्यू भी कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, साइड व्यू या टॉप व्यू, तो इस तरह से टॉप व्यू भी हो सकता है, साइड व्यू भी हो सकता है। इधर से देखोगे, देखो ये वाला जो डायग्राम है फ्रंट व्यू है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब देखो डायमीटर ये पता है, इसकी डायमीटर सेम रहेगी, दो शाफ्ट है, इनकी डायमीटर सेम है। देखिए यहाँ पे जो डायमीटर ये पिन है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये क्या नकल पिन है पूरा, और ये पतला वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये अंदर की तरफ इंसर्ट है। देखो जो हिडन दिखाई नहीं देता उसे हिडन लाइन से शो करते हैं, तो डैश डैश लाइन से शो कर रखा है इन्होंने, ये पूरा यहाँ से। तो इसकी डाया दिया हुआ है D1, मतलब पिन की डाया दी हुई है, और इसका जो कैप है, जो हेड है, उसकी डाया क्या है, D3 दिया हुआ है। इसकी डाया देखो याद होनी चाहिए कि ये डाया क्या दी हुई है, तो D1 डाया है, मेन डाया यही है। अब देखो यहाँ पे, अब अंदर की तरफ ये देखो थिकनेस दिया हुआ है, ये जो थिकनेस है इस कैप की थिकनेस दी हुई है। देखो यहाँ पे इस कैप की थिकनेस T2 दी हुई है। ठीक है, डबल फॉर्क दिया हुआ है, ये डबल फॉर्क है, ये फॉर्क और ये फॉर्क दो है, इसकी थिकनेस T2 दी हुई है। T2 इधर भी है, T2 इधर भी है, सॉरी T2 नहीं, T1 दी हुई है, सॉरी फॉर दैट, तो T1 दी हुई है, तो ये T1 इसकी T1 थिकनेस है। अब देखो अंदर वाले की थिकनेस T है, इस वाले की थिकनेस T है, ये थिकनेस जो दिया हुआ है T है, ये T है, ये आपकी T1 है, ये T1 है, ये हेड की T2 है। अब देखो एक चीज और दिया हुआ है, D2 की बात कर रहा है। D2 क्या है, डाया ऑफ इसका आउटर डाया है। देखो इस फॉर का आउटर डाया है और इस फॉर का भी आउटर डाया है। इनर डाया पिन की डाया इक्वल होगा, इनर डाया जो फॉर्क दिया हुआ है, जो सिंगल आई है डबल आई है, उसका इनर डाया पिन के डाया इक्वल होगा, क्योंकि D1 की वैल्यू जो होगी हमारी, ये जो वन एंड है और फॉर्क का जो एंड है उसका जो इंटरनल होल है उसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा D1। ठीक है ना, और बाहर वाले का क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। हेड का जो डाया दिया हुआ है पिन हेड का D3 दिया हुआ है, देखो D3 दिया हुआ है। कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ याद हो जाए आपको। उसके बाद थिकनेस इसकी थिकनेस देखो, सिंगल जो होगा, सिंगल आई होगा, उसकी थिकनेस तो ज्यादा होगी, तो ये थिकनेस इसकी T दी हुई है, ये थिकनेस जो दी T दी हुई है, ये T दी हुई है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है ना, इसमें शो किया हुआ है, यहाँ पे शो करना चाहिए इसको। ठीक है, डायग्राम बना दिया जिसने, और इसकी T है, मतलब जो डबल फॉर्क है उसकी थिकनेस T1 दी हुई है, और जो मोटा वाला है मतलब कि जो सिंगल आई है उसकी थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अकेला है इसलिए इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो इंपीरिकल रिलेशन से भी सारी वैल्यू देखो, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा। अब आपको करना क्या है कि D2 निकाल ली है, D3 निकाल ली है, T1 निकाल ली है, T निकाल ली है, उसके बाद D1 निकालनी। ये पैरामीटर इसलिए निकालने हैं कि हमारे पास केवल डेटा ये होगा कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, वर्किंग कितनी लेनी है, सिग्मा वर्किंग कितनी लेनी है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा, ये तीन चीजें तो दिया रहता है। वर्किंग की बात कर रहा हूँ, वर्किंग दिया रहेगा, वर्किंग नहीं दिया रहेगा तो इल्ड दिया रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा। यही वैल्यू देगा और कहेगा कि ये स्टील की रॉड है या माइल्ड स्टील की रॉड है, और जाइए आप नकल ज्वाइंट बना के लाइए। ठीक है, तो आप जब भी जाओगे तो पहले मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे, जैसे डिजाइनिंग क्राइटेरिया मैथमेटिकल जो मैं अभी लिखूंगा सारा बताऊंगा, जो स्टेप क्वार्टर ज्वाइंट में यूज किया था, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, फिर जाके उसको वर्कशॉप में ले जाकर के उस रॉड को या मटेरियल को फिर बनाएंगे सारी चीजें। उसकी थिकनेस कितनी होगी, जैसे डबल फॉर्क इंड की T1 है तो T1 थिकनेस कितनी होगी, नकल पिन की डाया कितनी होगी, ये जो फॉर्क है आपका इंटरनल डाया कितना है, D1 है वो कितना होगा, और ये सारे रिलेटेड, ये सारे वैल्यूज जो रिलेटेड होंगे वो
शाफ्ट की डाया से रिलेटेड होंगे। आपको बताया उसमें भी क्या होगा, क्वार्टर ज्वाइंट में भी सबसे पहले शाफ्ट की डाया निकालते हैं और उसी से कोरिलेट करते जाते हैं। अब देखना है फेल्योर किस में होगा। फेल्योर पहले तो जो वन आई एंड है इसमें टेंसाइल से होगा, क्रशिंग से होगा, शियर से होगा। ठीक है, डबल फॉर्क आई एंड में क्या होगा, इसमें भी टेंसाइल, क्रशिंग, शियर से होगा। पिन में क्या होगा, शियर से होगा और क्रशिंग से होगा। तो क्रश और शियर से पिन में होगा। ठीक है, बेंडिंग भी होता है, बेंडिंग एनालिसिस नहीं करनी है आपको। इस तरह से हम एनालिसिस देखते हैं। आगे क्या है देखो यहाँ पे, अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। अब देखो ये नोटेशन जानना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। पी टेंसाइल लोड है, डी डायाफ रॉड है, ठीक है, डी डायाफ रॉड है, D1 डायाफ पिन है, D1 डायाफ पिन है, मतलब क्वार्टर पिन की डाया है, तो इंटरनल डायाफ फॉर्क की हो जाएगी। D2 आउटर डायाफ किसका है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, D2 आउटर डायाफ आई, मतलब ये आंख है, इसकी आउटर डाया, फॉर्क की आउटर डाया। D3 नकल ज्वाइंट पिन हेड की कॉलर है, पिन हेड देखो ये पिन हेड, इसकी जो डाया होगी बड़े वाले की, यही डाया इसकी कॉलर की भी होगी। तो इसकी मीनिंग इसकी है, हमारे पास ये जो हेड दिया हुआ नकल पिन का। टी थिकनेस ऑफ सिंगल आई है, तो सिंगल आई इसके अंदर इंसर्ट है, तो थिकनेस हो जाएगी इसकी, जैसे यहाँ पे इसकी थिकनेस हो गई। T1 है डबल फॉर की, इसकी ये थोड़ा पतला हुआ है, ठीक है ना, ये थोड़ा पतला रहता है। T2 थिकनेस ऑफ पिन हेड, पिन हेड देखो यहाँ पे पिन हेड है, पिन हेड है, इसकी थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस इतने पोर्शन का थिकनेस किया, तो यहाँ पे दिया हुआ T2। तो ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो डिजाइन डेटा बुक में सारा वैल्यू दिया होगा, इस तरह से डायग्राम भी बना होगा और सब लिखा होगा सारा। तो ये डायग्राम आपको एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया होगा उसके आगे आंसर जब लिखोगे तो इसे लिख डालोगे, बना डालोगे। देखो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फटाफट डिजाइन डेटा बुक यूज कर करके ये सारी वैल्यू देखो साइड में लिख लेते हैं। डाया पिन जो होगा, ठीक है ना, D1 डी के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। आउटर D2 आउटर डाया ऑफ आई, ये आई है हमारा, इसकी आउटर डाया, आउटर डाया क्या है आई की, D2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2D के इक्वल, ये दिया होगा बुक में, दिया होगा आपको डिजाइन डेटा बुक में। D2 की वैल्यू 2D के इक्वल होगी। इसका मतलब अगर हम शाफ्ट की डाया निकाल रहे हैं तो हमें आई की डाया, आउटर डाया मिल जाएगी। डायामीटर ऑफ नकल पिन हेड कॉलर, ये इसकी बात कर रहा है। D3 देखो ये D3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, 1.5 टाइम्स D होगी, D3 की वैल्यू 1.5 टाइम्स D होगी। थिकनेस ऑफ सिंगल आई, देखो ये सिंगल आई, इसकी ये थिकनेस है, ये दिया 1.25 टाइम्स D, मतलब इंपॉर्टेंट D ही है, D निकलते ही सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। T1 जो है, T1 क्या है हमारा, अब देखो T1 ये फॉर्क जो डबल फॉर्क दिया हुआ है उसमें जो आई है उसकी थिकनेस है, तो T1 1.75 D। तो इतनी सारी वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। अब फेल्योर की कंडीशन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें दिया हुआ है, डायग्राम में लिख दिया है, ये भी दिया हुआ है साइड से इस तरह से। क्लियरेंस वगैरह कितना होना चाहिए, देखो क्लियरेंस वगैरह दिया हुआ 0.8 D। यहाँ पे गैप होगा, ये अंदर की तरफ जो नकल ज्वाइंट बनेगा तो स्लोप बनता है अंदर की तरफ, देखो एक कर्व बनता है, यहाँ पे एक कर्व बनाया हुआ है, देखो इसकी रेडियस भी दिया हुआ 0.6 D। तो सारा का सारा रिलेशन जो D के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, जो भी दिया हुआ है। ये देखो पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन इसकी बात कर रहा है, ये देखो दिया हुआ 1.2 टाइम्स D। ये हेक्सागोनल टाइप का है, बट इसे सर्कुलर बनाओगे तो इस तरह से डाया मिलेगा। और कितनी रखनी है यहाँ से यहाँ तक की, इस तरह का डिजाइनिंग में, इस तरह से मेटल के शेप को, तो ये रखनी 1.2 टाइम्स D। ये सारा दिया हुआ, इधर भी उतना ही रखना है। अब देखते हैं डिजाइनिंग, देखते हैं क्या डिजाइनिंग है। अब डिजाइनिंग में देखो
फेलियर ऑफ रॉड इन टेंशन। अब ये रॉड है हमारे पास, अब टेंसाइल लोड लगेगा तो सबसे पहले ये फेल होगा, ठीक है ना। तो ये बीच से ऐसे टूट जाएगा, सर्कुलर एरिया दिखने लगेगा, टूटेगा तो ये आपको सर्कुलर एरिया दिखने लगेगा। तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो टेंसाइल फोर्स है और ये टेंसाइल फोर्स वर्किंग है, तो वर्किंग टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स की वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। एरिया क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। ये एरिया होगी। तो डी ऑलरेडी से आ जाएगी, सिग्मा टी दिया होगा तो आप इस तरह से निकाल लोगे कि डी की वैल्यू कितनी है। आगे चलते हैं। फेलियर इन नकल पिन। नकल पिन में सबसे पहला फेलियर किसका होता है, सीयर का होता है। इस बीच से ऐसे टूट जाता है, एक टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा, कटिंग टाइप का हो जाता है। अब फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। जैसे मान लो नकल पिन है, ये सिलिंड्रिकल टाइप है, तो बीच में से ऐसे ऊपर से कटेगा और इधर नीचे से कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपने वाशर देखा होगा, वाशर जब भी देखो, देखो इस तरह से कट के निकलेगा, इसमें इस तरह से कट के बाहर हो जाएगा ये पोर्शन। तो ऊपर भी एरिया देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है इसलिए इसका एरिया हो जाएगा डी, एरिया कहना सॉरी डायमीटर डी हो जाएगा, तो एरिया पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, देखो इस तरह से है तो ऊपर भी कटेगा इस नीचे भी कटेगा। ये सिलिंड्रिकल टाइप का है, ये भी सिलिंड्रिकल टाइप का सॉलिड है, इसलिए अब फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो शियर आएगा, क्योंकि फोर्स के पैरेलल हो रहा है एरिया। तो शियर इज इक्वल टू पी अपॉन ए, दो एरिया है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे D1 की वैल्यू आ जाएगी। D1 किसका डायमीटर है, सॉरी D1 एक बार देख लेते हैं। D1 ऑफ 10 डायमीटर ऑफ नकल पिन, ठीक है ना। तो D1 आ गया, नकल पिन की जो डाया है वो आ जाएगी D1, तो D1 फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे D1 दिया है कि नहीं, देखो D1 D के इक्वल ही होता है, ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ पे। और ये जब वैल्यू निकालोगे इसके, इस फार्मूला को शियर स्ट्रेस को यूज करके, तो D1 की वैल्यू वही आएगी, ठीक है ना। ऑलरेडी ये सिग्मा डिवाइडेड अपॉन, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टाउ की वैल्यू हो जाती है सिग्मा वर्किंग टेंसाइल के लिए डिवाइडेड अपॉन 2 हो जाती है। तो यहाँ सिग्मा ए डिवाइडेड अपॉन 2 कर दोगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे से, तो फिर सिग्मा ए की वैल्यू पी अपॉन पाई अपॉन 4 डी1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर D1 की वैल्यू डी के इक्वल आ जाएगी इसमें, देखो D1 की वैल्यू डी के इक्वल आ जाएगी। अब इसके बाद आते हैं, देखो नकल पिन में जो फेलियर हो रहा है वो शियर की वजह से आ रहा है, शियर में 2 प्लेन मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब आ जाओ यहाँ पे, ये बेंडिंग से फेलियर होता है नकल पिन में, तो इसकी एनालिसिस आपको नहीं करनी है, अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने बोला सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे P/2, देखो बीच से पिन को लेते हैं, इधर P/2 नीचे P/2 अज्यूम कर लेते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है P/2, इधर भी P/2। अब देखो ये टोटल लोड जो बीच में बन रहा है, P/2 ऊपर बन रहा है, P/2 नीचे बन रहा है। अगर बीच में कंसंट्रेटेड करेंगे इस लोड को तो P बनेगा। तो ये लोड बिल्कुल P है और ये दोनों P/2 हो रहे हैं, देखो इधर भी P/2 हो रहा है और इधर भी P/2 हो रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू m अपॉन जेड, और तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखो P/2 दिया हुआ है, और साथ में देखो ये सब T1 पता चल जाएगा इंपिरिकल रिलेशन से, TV पता चल जाएगा, और D1 देखो पीछे पता चला है, ठीक है ना। जब क्या है नकल पिन में फेलियर हो रहा है शियर की वजह से, तो D1 वहां फाइंड आउट कर लिए हैं हम, ठीक है। जेड जो है यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। अब देखो फेलियर देखते हैं, फेलियर ऑफ सिंगल आई एंड किसकी वजह से हो रहा है,
टेंशन की वजह से हो रहा है। सिंगल आई ये वाला पोर्शन है, देखो डायग्राम मैंने बना रखा साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो। टूटेगा कैसे? देखो इस तरह से टूटेगा, मतलब ये बीच से कट जाएगा इस तरह से। फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो ये टूटेगा पोर्शन और ये टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा। ये देखो नीचे मैं ला रहा हूं लाइन खींच करके। तो इस वाले में इस तरह से रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा और पीछे वाले में भी इस तरह से कुछ रेक्टेंगुलर एरिया, इसी तरह का सिमिलर रेक्टेंगुलर बनेगा। तो इसका एरिया होगा क्या? तो पहले तो हम निकालेंगे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो D2 माइनस आउटर डाया इसका क्या है? सिंगल आई एंड का आउटर डाया D2 है और इंटरनल डाया D1 है। D2 माइनस D1, तो ये लेंथ मिल गई आपको और ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ मिल गई आपको और ये लेंथ मिल गई D2 माइनस D1। और इसकी थिकनेस कितनी है सिंगल आई एंड की? ये T दी हुई है, ठीक है ना। T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो एरिया आ गया। और जो ये एरिया मिल रही है वो स्ट्रेस जो लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस से परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा T इज इक्वल टू P डिवाइडेड अपॉन A हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? T निकाल लोगे। सिंगल आई एंड की थिकनेस कितनी है? अगर T दिया होगा तो सिग्मा T निकाल लोगे आप कि कितनी टेंशन डेवलप हो रही है इसमें। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वैल्यूज निकालेंगे। एक बार और बता रहा हूँ इसके डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। अब देखो फेल्योर कैसे होगा? टेंशन की वजह से लिख रहा है यहाँ पे, टेंशन की वजह से फेल्योर देखना है हमें। तो टेंशन इधर लोड लग रहा है और इधर लोड लग रहा है, तो फेल कैसे होगा? देखो टूटेगा ऐसे, सिंगल आई वाला ऐसे टूटेगा और नीचे की तरफ ऐसे इधर वाला पोर्शन बाहर हो जाएगा निकल करके। तो देखो ये टूटने का मतलब ये है कि ये एरिया मिलेगा आपको, इधर भी उतना ही मिलेगा इसी तरह का। तो पहले तो हमें ये लेंथ पता करनी है और ये लेंथ पता करनी है। ये लेंथ कैसे आएगी? तो D2 माइनस D1 से लेंथ आ गई और सिंगल आई एंड की जो थिकनेस है ये वाली T है। इस तरह से आपको एक एरिया मिल जाएगी, इधर थोड़ी सी और इधर थोड़ी सी, वर्टिकल डायरेक्शन में, बीच में खाली सा। तो D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई T, ठीक है ना। तो इससे आप T निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। दूसरा सी फेलियर क्या कह रहा है? अब सिंगल आई में शियर की वजह से फेलियर की बात कर रहा है। देखो शियर आई में सिंगल फेलियर की बात कर रहा है, तो जो टेंशन का एरिया होगा वही एरिया इसमें, वही एरिया आप लोगे शियर के लिए भी। देखो कैसे लेना है, मुझे लेना है फेल्योर का एरिया। अभी सपोज करो कट, शियर होने का मतलब कट के निकल रहा है, जरा ध्यान से देखना है। सपोज करो ये पिन क्या किया, इसे फोर्स लगाया और ये टूट के निकल गया इस तरह से बाहर की तरफ, ये टूट कर बाहर निकल गया, इतना पोर्शन अंदर नीचे भी जाएगा ये। तो ये वाला एरिया देखना है। तो ये भी एरिया क्या होगा कि जो टेंसाइल फेलियर, देखो ध्यान रखना नकल पिन में जो टेंसाइल फेलियर के लिए सिंगल आई के लिए एरिया होता है वही सेम एरिया शियर के लिए होता है। तो आपको देखो ये एरिया जो मिल रहा था, देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ इसे टेंसाइल की वजह से, ये एरिया जो आपको, अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग, 10 मिनट बाकी है। जो ये एरिया मिल रहा था आपको, यही रोटेट कर देंगे तो इधर भी वही एरिया आ जाएगा इस तरह से और इधर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह का सेम एरिया जो टेंसाइल में मिल रहा था शियर में मिलता है, ध्यान रखना नकल ज्वाइंट में। तो एरिया वही हो गया, टाउ की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, T पता रहेगा कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटा इसमें आ जाओ, फेल्योर ऑफ सिंगल आई एंड क्रशिंग। केवल हम सिंगल आई एंड पे फोकस कर रहे हैं। पहला फेल्योर उसका टेंसाइल की वजह से हुआ, दूसरा फेल्योर उसका किससे हुआ? शियर से, और तीसरा फेल्योर जो होगा उसका क्रशिंग से होगा। अब देखिए क्रशिंग एरिया क्या है। देखो क्रशिंग एरिया देखना है तो इसके लिए एक ही एरिया मिलेगा। देखो इंटरनल जो डाया है, जो पिन है, देखो पिन है, पिन की डाया D1 है,
तो ये क्या करेगा, इसको घिसना शुरू करेगा, घिसना शुरू करेगा। तो इस तरह से गड्ढा होगा इसमें, इस तरह से रेक्टेंगुलर गड्ढा होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है ना। तो इंटरनल डाया आपकी D1 है और इसकी थिकनेस T1 है, अंदर की तरफ, अंदर ही घिसेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से घिसता जाएगा, घिसता जाएगा। देखो इस तरह से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक बार और डायग्राम में बनाता हूँ इसमें। ये थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल टाइप का, इस तरह से देखो, अंदर के डायमीटर को ही ले रहा हूँ, बाहर चला जा रहा है। ऐसे एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना, एक लाइन खींच दिया, तो ये डाया आपका D2 हो गया, D1 हो गया, सॉरी, जो पिन की डाया होगी, और साथ में घिसना शुरू करेगा, तो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ क्रशिंग होगा, घिसने की वजह से क्या होगा, ये फेल होगा। तो D1 मल्टीप्लाई T, क्योंकि अंदर की तरफ थिकनेस जो है हमारा सिंगल आई एंड की क्या है, T है। तो परपेंडिकुलर एरिया हमें ये मिल रहा है, ये D1 मिल रहा है और ये T मिल रहा है। तो D1 मल्टीप्लाई T ये एरिया हो गया। क्रशिंग लिख रहा है, क्रशिंग CR लिख दिया। और जब भी क्रशिंग निकालोगे आप, सिग्मा CR अगर आपको नहीं पता है तो लिखोगे 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना टाइम्स सिग्मा एलोवेल आर टेंसाइल, जो अभी सिग्मा T दिया हुआ था, तो उसका 1.5 गुना होता है। ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना, या तो डिजाइन डेटा बुक में जाएंगे अंदर की तरफ, वहां पे वैल्यूज दिए होंगे। क्रशिंग के देखो 3 फेल्योर की बात कर ली हमने, सिंगल आई एंड में टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर और क्रशिंग फेल्योर। अब डबल आई एंड जो दिया हुआ है इसमें अब देखेंगे, इसमें ये 3 तरह का फेल्योर होगा। पहला है, देखो इसमें 2 फॉर्क है इसलिए डबल एरिया आएगा, ठीक है ना, और इसमें भी टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर, क्रशिंग फेल्योर तीनों देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फेल्योर ऑफ फॉर्क एंड इन टेंशन, तो ये डबल फॉर्क की बात कर रहा है, तो टेंशन की वजह से फेलियर होगा। तो टेंशन में जो ये देखो अंदर की तरफ एरिया कौन सा था, ये फेल होने की, इस तरह से एरिया मैंने बनाई थी, तो वैसे इसमें भी इस तरह से ये टूट जाएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टाइप की एरिया। कौन सा कलर लिया जाए इसमें, ये देखो इस तरह से इधर भी टूटेगा, इसमें इधर से भी टूटेगा, ऐसे इसमें भी ऐसे टूट जाएगा, बीच से कट कर दोगे इस तरह से प्लेन, तो ऐसे बीच में से कट जाएगा। तो देखो पहले ये देखना है, अभी क्लियरली मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार इसको। तो अब देखो ये अंदर की जो डायमीटर है पिन की T1 है और फॉर की आउटर डाया D2 है, तो D1 माइनस D2 में ये लेंथ मिलेगी, ये लेंथ मिलेगी आपको, ये लेंथ मिलेगी, 2 लेंथ मिल गई। D2 माइनस D1 से ये लेंथ मिल गई और ये लेंथ मिल गई, और इसकी थिकनेस क्या है, T1 है, तो T1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा एरिया, और अंदर की तरफ ए वाला भी एरिया मिल जाएगा आपको परपेंडिकुलर। तो T का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक साथ। अब 2 फॉर्क है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा T इज इक्वल टू P डिवाइडेड अपॉन D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स T1 लिखा हुआ है, बट इस तरह से नहीं है, ठीक है। पहले एक एरिया चेक करेंगे, फिर 2 एरिया मिल रहा है, इस तरह से चेक करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें डायग्राम टूटेगा, देखो टूटने का मतलब ये परपेंडिकुलरली टूटेगा, किसके, फोर्स के, तो इधर अंदर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा इस तरह से। तो ये 2 डिफरेंस मिलेगा, आउटर इसकी डाया D2 है, इनर डाया D1 है, तो ये लेंथ जो मिलेगी आपको, ये लेंथ और ये लेंथ आपको D2 माइनस D1 मिलेगी, और T का मल्टीप्लाई कर देंगे। T क्या, इसकी थिकनेस T1 है डबल फॉर्क एंड की, तो T1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले के लिए निकल गया, 2 फॉर्क है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा T इज इक्वल टू P डिवाइडेड अपॉन D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स T1। ये सारा वैल्यू D2 D1 T1 सब पता रहेगा आपको, ठीक है ना, क्यों पहले वाले फार्मूला T1 यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि T1 दिया नहीं है डबल फॉर्क एंड के लिए, T1 नहीं दिया है तो T1 फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा T दिया होगा, टेंसाइल जो वर्किंग टेंसाइल है वही हो गया टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो टेंसाइल लोड हो जाएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस को ही फॉलो करेगा। तो आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम फेल्योर की वजह से टेंशन इन डबल फॉर्क
ये निकाल लोगे। यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालते हैं? T1 वैल्यू निकालते हैं। अगर T1 इंपिरिकल रिलेशन से पता चल गया तो आपको टेंशन फाइंड आउट करनी होगी। कोई ना कोई डेटा इसमें एक अननोन होगा और सारे नोन होंगे। अब आगे देखते हैं। देखो अभी ये डबल फॉर्क इन टेंशन की वजह से फेल हुआ, अब ये शियर की वजह से फेल होगा। तो टेंशन में जो एरिया मिलेगी वही शियर में एरिया मिलेगी, ध्यान रखना। देखो कैसे, फिर इसी डायग्राम में बताता हूँ मैं। अगर पिन इसे तोड़ के निकल रहा है तो ये और ये, ठीक है ना, ये ले, ये अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ये एरिया और इधर एक एरिया और मिलेगा, ये कट कर बाहर निकलेगा इस तरह से। तो सेम एरिया लेते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो शियर की वजह से सेम एरिया लिया हुआ है। तो देखो नकल ज्वाइंट में जो टेंसाइल फेल्योर का एरिया होता है सिंगल फॉर्क के लिए, वही शियर में भी होता है, ठीक है ना। डबल फॉर्क में भी जो टेंसाइल फेल्योर की वजह से जो एरिया होता है वही शियर के लिए भी डबल फॉर्क में फेल्योर के लिए होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया इसमें कॉमन होता है, ठीक है ना। और जो नकल ज्वाइंट है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो टेंसाइल फेल्योर का एरिया होता है उसका 2 गुना होता है शियर फेल्योर में। तो यहाँ पे फेल्योर ऑफ फॉर्क एंड इन शियर सेम एरिया है, ठीक है ना, टाउ डिवाइडेड अपॉन पी। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, टी तो ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड आउट होने के बाद T1 निकालेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से आपको एरिया समझ में आनी चाहिए। अंशुल शर्मा, अंशुल यस सर। एरिया समझ में आई तुम्हें? यस सर। क्या है बताओ मुझे Yes, आप sir. एरिया बताओगे, ठीक है ना। ये बताओ इसमें कैसे कैसे फेल्योर होगा। जो Sir. सिंगल आई एंड है, पहले कितने तरह Sir, के इसमें- फेल्योर होंगे इसमें? सर 7 बताया सर आपने भी फेलियर। हाँ फेल्योर होता है, बट अब मैं पुराना पूछ रहा हूँ जो पहले बता दिया है। इसमें किस किस तरह के फेल्योर सर होंगे? सबसे पहले तो आपने सर इसके अंदर सबसे पहले रोड का फेलियर होगा सर, वो वाला। हाँ उसके रॉड अंदर का, सर वो P अपॉन उसके हाँ अंदर फिर उसका डायमीटर वो एरिया लिख देंगे π/4d²। हाँ डी और स्क्वायर, सबसे पहले तो वो हो जाएगा। और हाँ दूसरा सर उसके बाद वो इसका ये जो 1i एंड है ना उसका होगा सर। 1 आई उसके एंड अंदर का, सर P अपॉन d2 - d1 into t कर देंगे सर, उससे आ हाँ, जाएगा उसका। तो ये फेल्योर जो होगा टेंसाइल की वजह से होगा, ठीक है। यस सर, टेंसाइल, टेंशन की हाँ वजह से। टेंसाइल की वजह से। और यही सेम और फिर एरिया उसके बाद शियर के लिए भी, हाँ सेम एरिया होगा ना शियर के लिए। फिर नकल पिन में होगा सर। हाँ नकल पिन में यस क्या सर। क्या होगा बताओ, नकल पिन में बताओ। सर नकल पिन के अंदर सर फिर टॉ निकलेगा सर, उसके अंदर भी P अपॉन d, ये क्या नाम है इसका, इन दोनों का एरिया इंटू फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो जगह से होगा सर वो। हाँ इस तरह से कटिंग होगी इसमें, दो ठीक है ना, जगह शेयर लगेगा सैंडविच की सर। तरह, हाँ ठीक है। अब इसमें यस क्या है सर। कि इसकी D1 दिया हुआ है, इसकी D1 इंपिरिकल रिलेशन से निकाल लेंगे, ठीक है ना। यस तो सर। टाउ इसके लिए आ जाएगा, या टाउ दिया होगा तो इसके लिए D1 निकाल लेंगे। डबल फॉर्क एंड में बताओ आप, इसमें बताओ, इसमें डबल फोर के अंदर सर ये। यस सर। हाँ इसमें बताओ बताओ बताओ। सर इसके अंदर लिखा हो सर, ये P अपॉन d2 - d1 नहीं into पहले तो 2 ये into बताओ, t1 कर देंगे। 3 तरह का फेल्योर बताया मैंने। एक तो टेंसाइल फेल्योर, एक शियर फेल्योर, हाँ सर। एक क्रशिंग फेल्योर। हाँ सर। तो आप पहले हाँ टेंसाइल और सर। शियर बताओ इसमें, रेड वाले में, डबल फॉर्क एंड में। सर टेंसाइल के अंदर तो सर